हेलो गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट द अडल्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। अब जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं तो उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रेन ट्यूमर किस जगह पे प्रेजेंट है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। अडल्ट्स में डिफरेंट ब्रेन ट्यूमर्स हैं, चाइल्डहुड में डिफरेंट ब्रेन ट्यूमर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ब्रेन इज़ लाइक अ सिटी, जिसमें आपको पता है ब्रेन में क्या क्या होता है। एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, रेटिनॉइड सेल होता है, ब्लड वेजल्स, पिट्यूटरी सेल्स, श्वॉन सेल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन के किस जगह पर ट्यूमर है, हम इसको क्लासीफाई करते हैं इनटू 6 टाइप्स: ग्लायोब्लास्टोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, मेनिंजियोमा, हेमेंजियोब्लास्टोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा एंड श्वॉनोमा। फर्स्ट इज, अगर एस्ट्रोसाइट का ट्यूमर है तो उसको हम कहते हैं ग्लायोब्लास्टोमा। क्या होता है एस्ट्रोसाइट? एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑलरेडी सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि एस्ट्रोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं, कि ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर ये जो सपोर्ट करने वाले ये सेल्स हैं, ये एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू कर जाएं, मेलिग्नेंट हो जाएं, तो इस ट्यूमर को हम कहेंगे ग्लायोब्लास्टोमा। अब इसका ये सीन है कि ये वाले ट्यूमर का आपने याद रखना है, ग्लायोब्लास्टोमा का, कि ये जो हमारा कॉर्पस कैलोजम होता है ना, कॉर्पस कैलोजम, इसको क्रॉस करके ऑपोजिट हेमोस्फेयर में चला जाता है। तो ग्लायोब्लास्टोमा क्योंकि ऐसे स्प्रेड करता है कि इसने यहाँ से क्रॉस करके ऐसे जाना है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है जैसे बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई की तरह ये लग रहा है ना, तो इस वजह से इसको कहते हैं बटरफ्लाई ग्लायोमा। इट क्रॉसेस कॉर्पस कैलोजम। वाई इट इज़ डेंजरस? क्योंकि अगर ये दोनों हेमिस्फेयर्स, ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इसको रिमूव करना इजी होगा? हमें दोनों हेमिस्फेयर्स को के अंदर जाके ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो हम इसकी सर्जरी करके तो ट्यूमर को निकाल नहीं सकते। इस वजह से ये जो ग्लायोब्लास्टोमा का ट्यूमर है, अगर ये पेशेंट को हो जाए, तो जब तक ये डायग्नोज होता है तब तक ये फैल गया होता है ऑपोजिट हेमिस्फेयर तक, जिसकी वजह से जो बंदा है वो सिर्फ 1 साल तक ज़िंदा रह सकता है। इसकी हिस्टोलॉजी में हमें इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं कि सूडो पैलिसेडिंग। पैलिसेड्स क्या होते हैं कि ऐसे करके ना थोड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको पैलिसेड्स कहते हैं। ये असल वाले पैलिसेड्स नहीं होते, जस्ट उनकी अपीयरेंस दे रहे होते हैं। नेक्रोसिस चल रही होती है, सेल डेथ चल रही होती है एक्चुअली। तो सूडो पैलिसेडिंग नेक्रोसिस हम इसको कहते हैं। इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व क्या होती है कि जो EGFR होता है ना, ग्रोथ फैक्टर, इसकी एम्प्लीफिकेशन की वजह से ये ट्यूमर बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ट्यूमर इज़ ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का अगर ट्यूमर होगा ना, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या होता है? यू ऑलरेडी नो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन बना रहे होते हैं। तो अगर ये माइलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। ये स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है, जबकि हमने देखा था कि एस्ट्रोसाइट्स वाला ग्लायोब्लास्टोमा दोनों हेमिस्फेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा था। ये बहुत स्लो ग्रो करता है और सिर्फ फ्रंटल लोब के अंदर ही रहता है। अगर ये फ्रंटल लोब है तो ये जस्ट यहाँ पे रहेगा, ये फैलेगा नहीं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है? ओलिगो में जैसे अंडा होता है, वो अंडा की तरह होता है ना, इस तरह से आपने याद रखना है कि इसकी ना फ्राइड एग सेल्स होते हैं। चिकन वायर कैपिलरीज जो है ना हमें मिलती हैं। हिस्टोलॉजी पे हमें फ्राइड एग अपीयरेंस मिलती है और चिकन वायर अपीयरेंस मिलती है। नेक्स्ट ट्यूमर इज एरेक्नॉइड सेल मेनिंजियोमा। कि इसका बेसिक क्या होता है? एरेक्नॉइड सेल्स, आपको पता है ना एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस क्या होती हैं? जो एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड पता होगा आपको कि एक ड्यूरा मैटर होती है, एरेक्नॉइड मैटर होती है, और एक जो होती है ओपिया मैटर होती है। 3 जो हैं वो मेनिंजीज होती हैं ब्रेन की। तो एरेक्नॉइड सेल्स बेसिकली क्या है कि वो एरेक्नॉइड जो लेयर है ना उसके सेल्स हैं। और इसका अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल CSF का फ्लो होता है उसमें एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस होती हैं, जिसमें जो CSF होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो एरेक्नॉइड सेल का अगर ट्यूमर हो जाए ना, तो इसको हम कहते हैं मेनिंजियोमा। इसकी खास चीज़ क्या होती है कि ये एरेक्नॉइड जो होता है ना, जो एरेक्नॉइड सेल्स होते हैं इनके बिल्कुल बाहर ना ड्यूरा होती है। तो ये जो होते हैं ना कि एरेक्नॉइड सेल्स का जो ट्यूमर होता है ना, ये ड्यूरा के साथ ना चिपक जाता है। जैसे च्यूइंग गम होती है ना, तो चिपक गई है, वैसे ही
ड्यूरल टेल बना रहे होते हैं। तो ये आपको रेटिनॉइड सेल से समझ आ रही है कि ये क्योंकि ब्रेन के बाहर की एक लेयर है, तो ये ब्रेन के बाहर होता है ट्यूमर, एक्स्ट्रा एक्सियल ट्यूमर है। और इसकी खास अच्छी बात क्या है कि क्योंकि ब्रेन के बाहर है तो उस तरह से इसकी मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, ये बिनाइन है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर वुमेन में कॉमन होता है। इस तरह से आप देखें अगर, तो ये हमारा ट्यूमर है, इसने बाहर ड्यूरा के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, और ड्यूरल टेल इसने इस तरह से बना दी हुई है, जैसे ऐसे करके, ठीक है। अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखें ना, तो मेनिंजियोमा के अंदर ना आपको समोमा बॉडीज़ मिलती हैं, इस तरह से वर्ल्ड अपेयरेंस मिल रही है, ऐसे करके ना, ये देखिए वर्ल्ड अपेयरेंस मिल रही है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सेंटर है उसके गेट सर्कल सर्कल सर्कल, तो ये इसको कहते हैं समोमा बॉडीज। दिस इज आउटसाइड ब्रेन मेक्स वर्ल्ड समोमा बॉडीज ड्यूरल टेल। यू हैव टू रिमेंबर दीज की पॉइंट्स। नेक्स्ट ट्यूमर अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज हेमेंजियोब्लास्टोमा। हेमेंजियो से समझ आ रहा है कि ये ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती हैं। मोस्ट कॉमनली ये हमें सेरिबेलम के अंदर जो है ना मिलता है ट्यूमर, और ये वॉन हिप्पल-लैंडाउ जो डिज़ीज़ होती है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। अगर आपको याद हो तो हमने न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स देखे थे, उसमें हमने देखा था कि वीएचएल जो था, वॉन हिप्पल-लैंडाउ, उसके दैट वाज एसोसिएटेड विद ब्लड वेसल्स। और उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जगहों पे बॉडी के ब्लड वेसल्स के ट्यूमर बन जाते हैं। तो वन ऑफ देम वाज ब्रेन, जिसमें ये होता है, और ये ट्यूमर ब्लड वेसल का होता है, और ये एरिथ्रोपॉइटिन सेक्रीट कर रहा होता है। एरिथ्रोपॉइटिन आपको पता है ये क्या करता है, ये आरबीसीज की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहा होता है। तो इन ट्यूमर्स में से क्योंकि ये एरिथ्रोपॉइटिन निकल रही होती है तो आरबीसीज बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ब्रेन है, और ये इसकी सेरिबेलम के अंदर आपको ये ट्यूमर नज़र आ रहा है, और ये रेड कलर का है, विच सजेस्ट कि ये हेमेंजियोब्लास्टोमा है। इट इज़ हाईली वेस्कुलर ट्यूमर, तो इस वजह से अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें ना तो हमें इसमें बहुत रिच कैपिलरीज का नेटवर्क मिल रहा होता है। तो इट इज़ ब्लड वेसल ट्यूमर, ब्लड प्रोडक्शन जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट ट्यूमर विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, इसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा। तो ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है होता है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, उसके सेल्स अगर बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट हो जाए तो उसकी वजह से ये ट्यूमर प्रोड्यूस होता है। इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होता है साइलेंट नॉन फंक्शनिंग, और एक होता है फंक्शनिंग। साइलेंट मीन्स कि वो ट्यूमर तो बना होगा लेकिन वो कोई हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, वो जस्ट अपनी जो प्रेजेंस की वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं कि वो ट्यूमर बड़ा हो गया, उसने इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो ऑप्टिक कियाज्मा की जगह पे होता है। तो ये जब बड़ा हो जाता है ना तो ऑप्टिक कियाज्मा जो है ना उसको प्रेस कर देता है, जो इसके नीचे पड़ा होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक कियाज्मा जब प्रेस होता है ना तो बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। सो ये भी आपका एमसीक्यू है कि बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है इसकी वजह से, और ये भी एमसीक्यू है कि ये ऑप्टिक कियाज्मा को कंप्रेस करता है। ये बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया इस तरह से होता है कि पेशेंट को ये वाली जगह जो है ना नज़र नहीं आती, जो नेज़ल साइड जो होती हैं बहुत आइज़ की, वो ब्लाइंड हो जाता है। फंक्शनिंग कौन सा होता है पिट्यूटरी एडिनोमा, जो अपनी प्रेजेंस भी उसकी होती है, उसके कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मली बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, यू ऑलरेडी नाउ। तो अगर ये हाँ, ऐसा ट्यूमर है जिसने हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करने हैं तो उसके भी साइंस आएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें से मोस्ट कॉमनली ये होता है कि इसका प्रोलैक्टिनोमा हो, कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, और वो प्रोलैक्टिन जो है वो जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो इट रिजल्ट्स इन मिल्की डिस्चार्ज, गैक्टोरिया होता है। और साथ में क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या करता है, एफएसएच और एलएच को कम कर देता है, तो पेशेंट्स जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एमेनोरिया हो जाता है, उनकी साइकिल्स रुक जाती हैं, और इनफर्टाइल होती हैं वो फीमेल्स क्योंकि उनकी ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो इनफर्टाइल हो जाएंगी। तो मेन इस वजह से इनफर्टिलिटी में आपको पता है जब भी हम वर्कअप कराते हैं तो पेशेंट्स के सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स भी मस्ट चेक करते हैं। अगर मेन ने ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करे तो ये मेन के अंदर ना, क्योंकि फीमेल्स के सिम्टम्स हमें जल्दी मिल जाते हैं, ये सारे एमेनोरिया, वो परेशान हो जाएगी मेरे मेंसेस क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो साथ में जो है वो इनफर्टाइल भी होगी, तो फीमेल्स में तो ये जल्दी डायग्नोज हो जाता है, लेकिन अगर मेल्स के अंदर ये ट्यूमर हो प्रोलैक्टिनोमा
तो उनके अंदर इतनी जल्दी इसका पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मेल्स के अंदर ना इसकी स्प्रेड जल्दी हो गई होती है। मेल्स में जस्ट ये होगा कि लिबिडो कम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये प्रोलैक्टिन के अलावा दूसरे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाए, लाइक ग्रोथ हार्मोन, तो पेशेंट की ग्रोथ होती जाएगी, रुकेगी नहीं, एक्रोमेगैली हो जाएगी, उसकी बड़ी बड़ी उसकी ज़ुबान बड़ी हो जाएगी, मैक्रोग्लॉसिया, उसकी जो है ना हर चीज़ बड़ी होगी, ठीक है। और अगर ये हार्मोन ACTH प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ये भी आपका MCQ है, तो इसकी वजह से कुशिंग्स डिजीज़ हो जाएगी। ओके, तो प्रोलैक्टिनोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि पहले जो ट्यूमर का साइज़ बड़ा हुआ है हम उसको श्रिंक करें। श्रिंक किस तरह से करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिनोमा है तो उसके लिए हम प्रोलैक्टिन एंटेगनिस्ट देंगे। तो हमेशा याद रखना है कि प्रोलैक्टिन जब भी ज़्यादा होगा ना तो डोपामीन कम होगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन जब भी कम होगा तो डोपामीन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट है। प्रोलैक्टिनोमा का क्या है कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम डोपामीन को ज़्यादा करेंगे ताकि प्रोलैक्टिन कम हो जाए। तो जब हम डोपामीन एगनिस्ट देंगे लाइक कैबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन, ये भी आप MCQs हैं, तो हमारा प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिनोमा के लिए तो हम ये ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो लेकिन अगर ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें सर्जरी भी इसकी करनी पड़ सकती है। तो अगर साइलेंट है तो वो जस्ट ऑप्टिक कियास्मा को प्रेस करेगा, पेशेंट को बायटेम्पोरल हेमियोनोपिया हो जाएगा। और अगर फंक्शनिंग है तो ये हार्मोन एक्सेस की वजह से सिम्टम्स देगा। लास्ट अडल्ट जो ट्यूमर है दैट इज़ श्वानोमा। श्वानोमा जो है ना श्वान सेल्स का ट्यूमर होता है। श्वान सेल्स क्या होते हैं, श्वान सेल्स क्या करते हैं, जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं उनको इंसुलेट कर रहा होता है, माइलिन उनका बना रहा होता है। तो ये श्वानोमा जो है ना बेसिकली श्वान सेल्स का ट्यूमर होता है और ये बिनाइन होता है। फेवरेट इसकी साइट क्या है, अभी आपका MCQ है सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल। सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल है मतलब सेरिबेलम और पॉन्स का एक एंगल बनता है, वहाँ पर ये श्वानोमा बनता है। और श्वानोमा जो है वहाँ पर बेसिकली 8th नर्व जो है ना उसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, जिसकी वजह से 8th नर्व वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व है, तो उसने हमारी हियरिंग करवानी थी और हमारे बैलेंस को मेंटेन रखना था। तो पेशेंट्स को किस तरह के सिम्टम्स आएंगे, हेयरिंग लॉस के, टिनाइटस के, अनस्टेडी गेट के। तो अगर आप न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर को याद करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स में हमने कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा था जिसमें हेयरिंग का मसला था, दैट वाज न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। तो अगर श्वानोमा बायलेटरल है ना तो आपने हमेशा याद रखना है थिंक ऑफ न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। इसमें आपको स्किन की मैनिफेस्टेशंस एक्सेस नहीं मिलती, लेकिन ये हेयरिंग का मसला मिलता है। नेक्स्ट इज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका MCQ के, इसमें आपको S100 पॉजिटिव मिलता है मार्कर इसका। इसमें दो पैटर्न्स आते हैं आपके पास, एक डेंस पैटर्न आता है जिसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा डेंस है और एक लूज़ पैटर्न आता है जिसमें हर चीज़ लूज़ है। ये आपको डेंस नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा लूज़ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ एंटोनी 1, एंटोनी A, एंटोनी B। ओके, सो रिमेंबर द श्वानोमा। आप यहाँ पे हिस्टोलॉजी इन सब की रिवाइज कर सकते हैं कि ग्लायोब्लास्टोमा में सूडो पेलिसेडिन नेक्रोसिस है और लिगोडेंड्रोग्लायोमा में O से आपने यहाँ रखना है एग, फ्राइड एग पेरेंट्स एंड चिकन वायर। मेनिंजियोमा में समोमा बॉडीज, ये आपके MCQs हैं। श्वानोमा के अंदर आपको S100 पॉजिटिव मिलता है और डेंस एंड लूज पैटर्न्स मिल सकते हैं। ये टेबल आपका जो है हाई यील्ड डिफ्रेंशिएशन टेबल है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपका हो गया कंप्लीट अडल्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। अब हम इसके MCQs सॉल्व करते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के MCQs जो पास्ट आए हुए हैं हमको जल्दी से हम गो थ्रू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सूडो पेलिसेडिन ट्यूमर सेल्स आपको किस में मिलते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जो एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर था। 57 years old patient presents with slowly growing intracranial mass, slowly growing है। हिस्टोलॉजी में आपको स्पिंडल शेप्ड सेल्स मिल रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेनिंजियोमास टिपिकली अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि मेनिंजियोमास जो है एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन से बनते हैं। मेनिंजियोमास के नाम से आपको पता चल रहा है कि मेनिंजेस है, ओके। तो मेनिंजेस में एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस, तो आपको दूसरी मेनिंजेस का भी बोल सकते हैं, ड्यूरा वगैरह को कंफ्यूज करने के लिए, बट रिमेंबर एरेक्नॉइड। नेक्स्ट इज benign tumor due to radiation that grows from dura membrane covering the brain and spinal cord.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द ब्रेन कॉज बाय रेडिएशंस। तो रिमेंबर मेनिंजियोमा रेडिएशंस की वजह से होता है और ये ड्यूरल मेम्ब्रेन से ग्रो करता है, मतलब ये होता है रेटिनोइड ग्रैनुलेशन से, लेकिन ये ड्यूरा के साथ चिपका होता है। तो वहाँ पर ये ड्यूरा के साथ जो है ना एक मास बनाता है, उसको मेनिंजियोमा कहते हैं। और रिमेंबर ये रेडिएशन से जो है ना ये कॉज होता है, तो हमेशा याद रखना है रेडिएशन की वजह से जो ट्यूमर होता है दैट इज मेनिंजियोमा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मेनिंजियोमा इन लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज। ये याद रखना है कि जो 20 ईयर्स ऑफ एज से कम का मेनिंजियोमा होता है वो कौन सा होता है, सिमोमाटिस मेनिंजियोमा। नेक्स्ट इज विच ट्यूमर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग प्राइमरी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। तो याद रखना है मोस्ट कॉमन जो होता है ना दैट इज मेनिंजियोमा। प्राइमरी मतलब वो ब्रेन से ही बनता है, कहीं और से स्प्रेड होके ब्रेन में नहीं आ रहा। नेक्स्ट इज 45 years old woman presents with progressive visual loss exacerbating with the bitemporal hemianopia। तो ये देखें ज़रा, bitemporal hemianopia का MCQ भी आ गया। MRI आपने करवाया तो आपको सुप्रासेलर मैस मिल रहा है, तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा, मेनिंजियोमा। ठीक है। ये एक्चुअली जो है ना नॉन पिट्यूटरी ऑरिजिन उन्होंने बोला है। जब भी नॉन पिट्यूटरी ऑरिजिन का बोले ना तो आपने पिट्यूटरी एडिनोमा को सिलेक्ट नहीं करना, आपने इसको बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया की वजह से पिट्यूटरी में भी आपको दिया भी उन्होंने, लेकिन नॉन पिट्यूटरी ऑरिजिन का बोल रहे हैं तो मेनिंजियोमा होगा। ठीक है। इसके बाद आता है पेशेंट डेवलप्ड ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन इन 3 years, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन। On examination, he had bitemporal hemianopia with an increased jaw protrusion due to pituitary adenoma। तो ये आपको बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया मिल रहा है यहाँ पर। और देखिए जॉ प्रोट्रूजन भी है, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस भी हो सकती है और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो अब आप इसको पिट्यूटरी एडेनोमा ही सिलेक्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फंक्शनल टाइप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, दैट इज, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है, एसिडोफिलिक एडिनोमा। वो बेसोफिलिक भी कह सकते हैं, ईओसिनोफिलिक भी कह सकते हैं एमसीक्यू में, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एसिडोफिल सेल्स होते हैं ना उनका बेसिकली जो ट्यूमर है ना वो कॉमन एडिनोमा। नेक्स्ट इज 45 years old patient presents with classical features of acromegaly, मतलब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस है, enlargement of lips, jaw, hands, feet, pores, facial features, ये सारे एक्रोमेगेली के फीचर्स हैं। फ्रंटल बॉसिंग, डीपनिंग वॉइस, क्योंकि डीपनिंग वॉइस की हो रही है क्योंकि उसके गले की जो चीज़ें हैं ना वो भी ग्रो कर रही है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट को हेडेक्स भी हैं। फीमेल जो है उसको, अगर वो फीमेल है तो वो एमेनोरिया भी एक्सपीरियंस कर सकती है। उन्होंने खुद ही बता दिया पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा है, तो आपने बताना है कि कौन से सेल से ये ट्यूमर राइज करता है, तो आपने कहना है एडिनोमा ऑफ एसिडोफिलिक सेल्स। नेक्स्ट इज फीमेल पेशेंट है, वो उसको विजुअल एब्नॉर्मलिटीज़ है और एग्जामिनेशन पे आपने देखा तो माइल्ड विजुअल फील्ड इफेक्ट से उसको पिट्यूटरी माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा है। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसको पिट्यूटरी का प्रोलेक्टिनोमा है। ओके। सो अब आप बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा के लिए क्या करेंगे। ठीक है। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई कराएंगे या क्या कराएंगे। तो आपने हमेशा इसको लिखना है कि सबसे पहले आप हार्मोन्स चेक करेंगे, सीरम प्रोलेक्टिन लेवल्स चेक करेंगे। नेक्स्ट इज 32 years old woman presents with galactoria and amenorrhea due to prolactin secreting pituitary adenoma। उन्होंने खुद ही बता दिया कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा था जिसकी वजह से ये साइंस आ रहे हैं। अब उसको ब्रोमोक्रिप्टिन स्टार्ट करवाइए। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है, इट इज़ डोपामिन एगनिस्ट, जो कि क्या करेगा, प्रोलैक्टिन का लेवल कम करेगा। तो उन्होंने पूछा है कि ब्रोमोक्रिप्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन को कम करेगा फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट MCQ is 45 years old woman with bitemporal hemianopia, hyperprolactinoma is diagnosed, उसको डायग्नोज हो गया उसका कि पिट्यूटरी एडेनोमा है। उसकी सर्जिकल अप्रोच करेक्ट वाली कौन सी है, तो वो डिफरेंट पूछ सकते हैं कि हम कहाँ से सर्जरी अप्रोच करेंगे। तो आपने याद रखना है कि स्फिनॉइड साइनस के थ्रू आप ट्रांसफिनॉइडल जो पैथ है उसको फॉलो करके सर्जरी करेंगे। ये स्फिनॉइड साइनस के थ्रू जाएंगे और आप जो है उसके प्रोलैक्टिनोमा को सर्जिकली बाहर निकालें। Next MCQ is compression of optic chiasma by an acidophilic pituitary adenoma results in
तो क्या होता है, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया के विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स इस तरह के आते हैं, दोनों आइज़ की जो नेज़ल साइड होती है वो उसकी विजन लॉस हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 40 years old patient has gradual loss of vision over 3 years। विजुअल एक्टिविटी उसकी बहुत कम हो गई है और आईओपी उसका 10 है विच इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। विजुअल फील्ड डिफेक्ट में आपको बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया मिला और टनल विजन में। सीटी स्कैन में क्या हुआ, पिट्यूटरी माइक्रोएडेमा। तो कहाँ पे होती है पिट्यूटरी माइक्रोएडेमा, किसको कंप्रेस करती है, उन्होंने ऑप्शंस में डिफरेंट पूछा होता है तो आप कहते हैं ऑप्टिक कियास्मा। नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेजेंट्स विद बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया, एलिवेटेड ACTH, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स। तो हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट आपने किया तो कॉर्टिसोल कम नहीं हुआ, इसका मतलब कि ACTH जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पिट्यूटरी एडिनोमा होगा। नेक्स्ट इज 20 years old वुमेन, हेडेक है उसको, सीटी स्कैन पे आपको पिट्यूटरी मैस मिला, साथ में निपल डिस्चार्ज, क्लेक्टोरिया, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी। उसके प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, हम दे सकते हैं 15-20 और बाकी इतने कोई अनरिमार्केबल है। तो अब डायग्नोसिस आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर का कैसे होगा, हाई प्रोलैक्टिन लेवल से। ओके, नेक्स्ट इज 42 years old patient presents with headache and visual field defects। MRI reveals pituitary adenoma compressing the optic chiasm। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये ऐसा पिट्यूटरी एडिनोमा है जो ऑप्टिक chiasma को कंप्रेस कर रहा है, मतलब ये वो वाली टाइप है पिट्यूटरी एडिनोमा की जो कि नॉन फंक्शनल है। इसमें आप लोगों को कोई आपको ये नहीं बताया कि प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है कि आप उसको प्रोमोक्रिप्टिन या कार्बोलिन देंगे डोपामिन एगोनिस्ट प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए। आप वहाँ पे अगर ऑप्शन दूसरे होंगे भी तो सर्जरी को सिलेक्ट करेंगे कि ट्रांसफेनॉइडल अप्रोच से आप जो है वो सर्जिकली ट्यूमर को बाहर निकालेंगे जो कि ऑप्टिक एजमा को कंप्रेस कर। नेक्स्ट इज लेडी नोटिस सम स्किन चेंजेस विद नोड्यूल्स, लीजन ब्रेन में है, सीटी स्कैन आपने करवाया है और इसके अलावा एब्डोमेन में भी आपको कुछ लीजन्स मिल रही हैं, तो म्यूटेशन इसमें कौन सी होगी। ठीक है, तो वो डिफरेंट आपसे पूछ रहे हैं ना, तो ये आपको डिफरेंट उन्होंने, ये न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर से बेसिकली आया हुआ है, लेकिन न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स में आपने देखा था कि उसमें स्किन की मैनिफेस्टेशंस होती हैं और ब्रेन में कोई मसला होता है। ठीक है, साथ में तो अगर स्किन पे आपको इस तरह के नोड्यूल्स मिल रहे हैं, जगह जगह नोड्यूल्स मिल रहे हैं, तो आपको अगर ऑप्शन ये सारे दिए हुए हैं जो कि मैंने नीचे हाईलाइट किए हैं, तो आप इसमें से NF1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेन का जो है ना, सीटी स्कैन पे ब्रेन पे भी लीजन है और वो जो है वो बाकी जगहों पे भी है, स्किन पे भी नोड्यूल्स है, तो ये बेसिकली क्या है, न्यूरोफाइब्रोमास है। ओके, और NF2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि NF2 में बेसिकली हेयरिंग के इश्यूज आते हैं। अगर वो इश्यूज हेयरिंग के देते ना तो फिर आप NF2 सेलेक्ट करते, आप NF1 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ओके, इसमें न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं और ब्रेन में भी ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं नेक्स्ट MCQ। 45 years old मैन, उसको पिट्यूटरी एडिनोमा है और सडन स्फेयर हेडेक है, विजुअल लॉस है। अब उसको जो है कोलैप्स हो गया ड्यू टू पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। व्हाट डज दिस एक्यूट कंडीशन प्राइमरीली प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक्यूट कंडीशन है। एक्यूटली हुआ क्या है कि पिट्यूटरी ट्यूमर था और अब क्या हुआ कि उसमें हैमरेज हो गया और इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो ब्रेन में सारा ब्लड फैल गया है। उसको पहले से ट्यूमर था। ठीक है, अब बट एकदम से उसको बहुत सीवियर हेडेक और विजुअल लॉस और कोलैप्स हो गया, तो इसका मतलब कि एक्यूट कंडीशन है कि उसको ऑलरेडी पिट्यूटरी ट्यूमर था और पिट्यूटरी ट्यूमर का हेमरेज हो गया। ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन है उस एडिनोमा की। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें पिट्यूटरी एडिनोमा हम डायग्नोस करते हैं तो हम उसकी सर्जरी प्लान कर लेते हैं ताकि हम इस कंडीशन से बच सकें। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 35 years old woman presents with moon face, central obesity, purple stripe। तो ये इसको कुशिंग्स डिजीज़ है। तो हमें क्या मिलेगा, रेज्ड ACTH, पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा में ACTH रेज हुआ होगा। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक एडल्ट ब्रेन ट्यूमर्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर्स को डिस्कस करने वाले हैं।